अगले 10 साल के अंदर करीब करीब 90% नौकरियां ख़त्म होने वाली हैं। मिनिमम बेसिक इनकम आपकी होनी चाहिए डिग्निफाइड लाइफ के लिए। तो ये तो आर्टिकल 21 का हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार की कोई इसमें इच्छा है ही नहीं इस समस्या से डील किया जाए, निपटा जाए। लखनऊ एयरपोर्ट में जो लैंडिंग फीस, जो फीस चार्ज करती है वो एयरपोर्ट नहीं बढ़ा दी, 6 गुनी एक बार में बढ़ा दी। वो बेरोजगारी की समस्या, और ये समस्या पिछले कई साल से बढ़ती चली गई और इस वजह से भी बढ़ गई क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए। पहले तो नोटबंदी का, फिर अंधाधुंध जीएसटी का, उसके बाद ये लॉकडाउन का। वैसे तो खैर इस सरकार को, जैसे आप लोगों को पता है, इस सरकार की कोई इसमें इच्छा है ही नहीं इस समस्या से डील किया जाए, निपटा जाए, इसको कम किया जाए। अग्निपथ, अग्निवीर वाला जो फैसला लिया है, जिससे भी और ये समस्या बढ़ रही है। जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है, उससे स्वाभाविक है कि ये समस्या और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। और बहुत लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से अगले 10 साल के अंदर करीब करीब 90% नौकरियां ख़त्म होने वाली हैं। और मैं तो इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल यकीनन कह सकता हूँ कि अगले 10 साल में 90% नौकरियाँ सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा होंगी। ये थोड़ी अच्छी बात है कि इसमें सबसे पहले जो नौकरियां ख़त्म होंगी वो होंगी डॉक्टरों की, वकीलों की, जो ऊपर का काम करने वाले लोग माने जाते हैं, उन लोगों की सबसे पहले ख़त्म होंगी। और जो लोग हाथ से काम करते हैं, उन लोगों की सबसे आखिर में ख़त्म होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रगति हो रही है डिजिटल इंटेलिजेंस में, और उससे थोड़ा कम तेज़ी से प्रगति हो रही है मैकेनिकल रोबोट्स में, जो हाथ से काम कर सकें। तो हाथ से काम करने वालों की नौकरियां सबसे आखिर में जाएंगी, लेकिन जो दिमाग से काम करते हैं उन लोगों की नौकरियां जो हैं सबसे पहले ख़त्म होने वाली हैं। एक्चुअली नरेगा का जो कानून बनाया गया था वो यही सोच के बनाया गया था, दो वो थोड़ा लिमिटेड था कि भाई रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, और इसको देखते हुए कम से कम जो लोग गांव में रहते हैं, जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, उसमें एक फैमिली में से एक आदमी को कम से कम साल में 100 दिन की नौकरी मिल सके न्यूनतम मजदूरी पर। अब हम लोग जो कह रहे हैं कि रोज़गार के अधिकार का कानून, वो एक तरह से इस नरेगा का ही बिल्कुल एक्सपैंडेड वर्जन है। यानी कि 100 दिन के बजाय हम कह रहे हैं कि पूरे साल, रूरल के बजाय हम कह रहे हैं कि सब लोगों को, रूरल अर्बन सबको, फैमिली में एक जने के बजाय हम कह रहे हैं सारे एडल्ट्स को। यानी कि हर एक एडल्ट को पूरे देश में
कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार का अधिकार होगा। और अगर उसको रोजगार नहीं दिया जा सकता न्यूनतम मजदूरी पर भी, तो उसको कम से कम उसका आधा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। तो ये तो ऐसी चीज है जिसके बगैर आगे व्यवस्था हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं पर भी चल ही नहीं सकती। ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये सिर्फ एक हमारा बेसिक आर्टिकल 21 की डिमांड। देखिए, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जानवर की तरह आप जी सकें। उसका मतलब ये है कि आप डिग्निफाइड लाइफ लीड कर सकें, और डिग्निफाइड लाइफ के लिए कम से कम एक बेसिक इनकम की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट अगर मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक मिनिमम बेसिक इनकम आपकी होनी चाहिए डिग्निफाइड लाइफ के लिए। तो ये तो आर्टिकल 21 का हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी डिमांड है जिसको कोई भी सेंसिबल सेन आदमी ठुकरा ही नहीं सकता। जब ये कोविड आया उसके बाद उनकी इनकम जो है 62% घट गई। 62% घट गई, मतलब ये ऐसा चौंकाने वाला फिगर है। 62% घट गई। और जो ऊपर के 5% थे उन लोगों की इनकम जो है बहुत बढ़ गई। इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई है कि अगर आप 1% वेल्थ टैक्स भी लगा दें, एनुअल वेल्थ टैक्स 1% लोगों की असली वेल्थ के ऊपर, और 30% एस्टेट ड्यूटी लगा दें, जो कि ज़्यादातर देशों में होती है। यानी कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी वेल्थ सारी की सारी उसके बच्चों के पास ना चली जाए, उसमें से कम 30% स्टेट के पास आ जाए। सब देशों में होता है, हिंदुस्तान में बस ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर में अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन नहीं करिए। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर में 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। अब जब से इन्होंने निजीकरण करना शुरू किया एयरपोर्ट्स वगैरह का, अभी 6 एयरपोर्ट्स पहले अडानी को दे दिए, फिर और कई सारे दे दिए। पोर्ट्स तो करीब करीब सारे ही अडानी को दिए जा रहे हैं। तो अभी हाल में खबर आई थी कि उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट में जो लैंडिंग फीस, जो फीस चार्ज करती है वो एयरपोर्ट, नहीं बढ़ा दी, 6 गुनी एक बार में बढ़ा दी। जब आप प्राइवेट मोनोपोली बना देंगे तो वो तो जाहिर है कि लूटेंगे। सरकार ये कहती है कि नहीं वो रेगुलेटेड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक प्राइवेट मोनोपोली होती है, रेगुलेटर होता है, तो उसमें करप्शन भयंकर होता है। और रेगुलेटर को करप्ट करके प्राइवेट मोनोपोली अंधाधुंध प्रॉफिट कमाती है, लोगों को, जनता को लूटा जाता है। तो इसलिए जो भी मोनोपोलिस्टिक सेक्टर्स हैं, जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, उसमें बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर सब्सिडी की ज़रूरत होती है, वहाँ प्राइवेट कंपनियाँ भी हो सकती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, बैंक्स हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि न्यूनतम एजुकेशन और न्यूनतम हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का दायित्व सरकार का होना चाहिए और है, इसलिए जो कमांडिंग हाइट्स हैं एजुकेशन सेक्टर के, हेल्थ सेक्टर के और बैंकिंग सेक्टर के, इन कमांडिंग हाइट्स पर हमारा पब्लिक सेक्टर होना चाहिए।